नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोगों ने जहां तक पढ़ा था उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था नाउन को, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में हमने बताया था आपको कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के दो प्रकार होते हैं। द फर्स्ट इज द काउंटेबल नाउन एंड द सेकंड इज द अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के तीन प्रकार थे, पीसीसी, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, जिसमें हमने आपको प्रॉपर और कॉमन नाउन आपको बताया था। नाउ इन टुडेज क्लास वी विल गेट अबाउट द कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव के बाद हम लोग आएंगे अनकाउंटेबल नाउन में और जानेंगे मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी, लेकिन उनसे भी पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में वोकैबुलरी को। व्हाई वोकैबुलरी फर्स्ट? आज वोकैबुलरी क्यों? One of my subscribers, Mr. आलोक कुमार, demanded it. आलोक कुमार का डिमांड था कि पहले वोकैबुलरी दिया जाए सर, तो नाउ ऑन योर डिमांड देखिए आज मैं पहले वोकैबुलरी दे रहा हूँ। ओके, आप लोगों की और भी कोई सजेशंस हो तो काइंडली मुझे दिया करें, आई मस्ट टेक केयर ऑफ दैट। तो पहली वोकैबुलरी है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब होते हैं आखिरकार, इट्स एडवर्ब, ये एडवर्ब है। हाउ टू यूज इसे कैसे यूज करें वो हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, सपोज इट इज द कंडीशन, सपोज मान लेते हैं कि कंडीशन इस तरह की है कि दो भाई हैं, छोटा भाई बड़े भाई के पास जाता है मदद के तौर पर कि बड़े भाई से कुछ मदद मिल जाए, लेकिन कहने से संकोच भी कर रहा है, उसे ये भी लग रहा है कि कहीं बड़ा भाई मेरी मदद करे या फिर ना करे। ओके, तो जब बड़े भाई को इस बात की भनक होती है या यह बात का पता चलता है तो वो छोटे भाई को समझाता है, आई मस्ट हेल्प यू, मैं अवश्य आपकी मदद करूंगा। आफ्टर ऑल यू आर माई यंगर ब्रदर, आखिरकार तुम मेरे छोटे भाई हो। ओके, आफ्टर ऑल यू आर माई ब्रदर, हाउ विल आई नॉट हेल्प यू, आखिरकार आप मेरे भाई हो, मैं कैसे आपकी मदद नहीं करूंगा। ओके, now I must solve all your problems, after all I am your teacher. Okay, like that. The next is ultimately. Ultimately का मतलब होता है अंततः या अंत में। It's also adverb, ये भी adverb है। Okay, तो सेंटेंस के देखें हम लोग ऐसे बनाएंगे, ultimately रावणा was killed, अंततः रावण मारा गया। सेकंड एग्जांपल भी देख लें, अल्टीमेटली इंडिया won द मैच, अंततः इंडिया मैच जीत गया। ओके, द नेक्स्ट इज ऑन द फर्स्ट व्यू। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर ऑन द फर्स्ट व्यू, इट्स अ फ्रेज, यह फ्रेज है। पहले का समझ लें, ऑन इज द प्रीपोजिशन, द इज द आर्टिकल एंड आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, आर्टिकल एडजेक्टिव का पार्ट होता है, ठीक है ना। फर्स्ट इज आल्सो द एडजेक्टिव हियर एंड व्यू इज द नाउन, बट दिस कंप्लीट वर्ड मीनिंग इज ए फ्रेज। लेकिन ये जो कंप्लीट वर्ड मीनिंग बना ना, ये है फ्रेज। ऑन द फर्स्ट व्यू का मतलब होता है पहली नजर में। ओके, तो सेंटेंस में इसको यूज करते हैं, आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना होते हैं। आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, मैं उसे पहचान गया। ओके, ऑन द फर्स्ट व्यू मतलब पहली नजर में, मैं पहली नजर में उसे पहचान गया। ओके, या जान गया। द नेक्स्ट इज, अगला है आपका एट फर्स्ट साइट। इसका मतलब भी होता है पहली नजर में या देखते ही। तो अभी जो सेंटेंस यूज किया उसमें हम इस वर्ड मीनिंग को भी यूज कर सकते हैं, पहली नजर में, एट फर्स्ट साइट भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई रिकॉग्नाइज्ड हिम एट फर्स्ट साइट, मैं देखते ही उसे पहचान गया। ओके, या मैं पहली नजर में ही उसे पहचान गया, मतलब देखा वैसे ही पहचान गया, अच्छा ये तो वो है। ओके, द सेकंड एग्जांपल, इसको मैं इस तरह से भी देखता हूं कि इसे एक वर्ड मीनिंग में क्रिएट करूं या एक सेंटेंस क्रिएट करूं। एट फर्स्ट साइट से बने हैं लव एट फर्स्ट साइट। ओके, लव एट फर्स्ट साइट मतलब होते हैं पहली नजर का प्यार, मतलब आपने किसी को देखा और आप उसके लगाव में आ गए, उसके प्यार में पड़ गए, तो वो कहलाता है लव एट फर्स्ट साइट। तो सेंटेंस, इट वाज अ लव एट फर्स्ट साइट ऑन हिज पार्ट। ऑन हिज पार्ट मतलब उसकी ओर से, या तो उसकी ओर से पहली नजर का प्यार था। ओके, तो लाइक दैट। तो द नेक्स्ट इज, अगला है आपका आउट ऑफ साइट। आउट ऑफ साइट का मतलब होते हैं निगाहों से बाहर या ओझल। इट इज ऑल्सो फ्रेज, ये भी फ्रेज है, पीएच फॉर फ्रेज, यहाँ हमने पीएच फ्रेज के लिए लिखे।
तो आउट ऑफ साइट मतलब होते हैं निगाहों से बाहर या ओझल। जैसे सेंटेंस लोग देखते हैं, ही वॉज आउट ऑफ साइट, वह निगाहों से बाहर था। ओके, ही वॉज आउट ऑफ साइट मतलब वह निगाहों से बाहर था। या थोड़ा और उसमें एडवर्ब एक और लगाते हैं, सून ही वॉज आउट ऑफ साइट, जल्द ही वह निगाहों से बाहर था, मतलब अभी था, इतनी तेजी से भागा कि सून ही वॉज आउट ऑफ साइट, जल्द ही वह निगाहों से ओझल था, बाहर था। ओके, द नेक्स्ट इज इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई का मतलब होते हैं पलक झपकते ही। ओके, मतलब उतनी जल्दी जितने में आप मात्र पलक झपका सको। अब पलक झपकने में कितना समय लगता होगा? सेकंड ही। ओके, एक आध सेकंड मुश्किल से। तो इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई मतलब होते हैं पलक झपकते ही, मतलब जरा सी देर में। ओके, सेंटेंस देखिए, सेंटेंस मैं कुछ इस तरह से मिला रहा हूं कि इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, इन दोनों फ्रेज को मैं एक सेंटेंस मिला रहा हूं। ओके, तो वो सेंटेंस दोनों के लिए काम कर सकता है। जैसे एवरीथिंग डिसअपियर्ड, एवरीथिंग सब कुछ, डिसअपियर्ड मतलब गायब हो गया। एवरीथिंग डिसअपियर्ड सब कुछ गायब हो गया। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई पलक झपकते ही, सब कुछ पलक झपकते ही गायब हो गया। एवरीथिंग डिसअपियर्ड इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। अभी मैंने बोला कि दोनों को कंबाइंड यूज करते हैं, तो ठीक है, अगले सेंटेंस में कंबाइंड यूज करते हैं। ओके, ही वाज आउट ऑफ साइट, ही वाज आउट ऑफ साइट, वह निगाहों से ओझल था, वह निगाहों से बाहर था। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई पलक झपकते ही, मतलब पलक झपकते ही वह निगाहों से बाहर था। ओके, समझ में आ रही होगी बात। एक और सेंटेंस देख लें क्योंकि उसमें एक वर्ड मीनिंग आ जाए तो आपके लिए वो हेल्पफुल होगा कहीं न कहीं। देखिए, दौड़ने का स्पेलिंग होता है रन। ट्रेन के दौड़ने के लिए, व्यक्ति के दौड़ने के लिए हम लोग रन का यूज करते हैं। बट एक और वर्ड मीनिंग होता है गैलप्ड, GALLOPED, गैलप्ड। ओके, ऐसा B2। तो गैलप्ड का यूज कहां करते हैं? जब घोड़े की दौड़ने की बात आती है तो उसके लिए गैलप्ड का यूज किया जाता है। सरपट चाल में दौड़ना, उसके लिए गैलप्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो द हॉर्स गैलप्ड अवे, द हॉर्स गैलप्ड अवे मतलब घोड़ा सरपट चाल में दौड़कर भाग गया। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई पलक झपकते। ओके, आप ऐसा भी बोल सकते हो, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई द हॉर्स गैलप्ड अवे। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये सारे समझ में आए होंगे। And if any problem, you may ask in the comment box. हाँ, अब कमेंट बॉक्स से याद आई कि आप में कोई दिलीप जी जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि वेयर देयर इज एरर इन द सेंटेंस, कहाँ पर ये एरर है सेंटेंस में। तो लेट्स सी, आइए देखते हैं। वैसे मैंने कमेंट बॉक्स में समझाया भी है, बट फॉर बेटर थोड़ा हम लोग देख ले इसे भी। ऑल द वुमेन टीचर आर एगिटेटिंग अगेंस्ट द हॉटी एटीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल। तो जानिए, सबसे पहले देखें, ऑल द वुमेन टीचर, राइट, सही है ये। ओके, बट सही है, प्रॉपर ये कुछ ज्यादा नहीं है। प्रॉपर यहां पर ये होता, जैसे आप देखते हो सिंगर के लिए अगर हम लोग करते हैं तो मेल सिंगर और फीमेल सिंगर का यूज करते हैं। तो यहाँ मेल सिंगर, फीमेल सिंगर, मेल टीचर, फीमेल टीचर, दैट इज ओके, वो ज्यादा सही रहता। बट नो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एरर नहीं है, ये वुमेन टीचर भी चलेगा। ऑल द वुमेन टीचर मतलब सभी महिला शिक्षक आर एगिटेटिंग अगेंस्ट द हॉटी एटीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल। तो यहां पर जो एरर है वो ये टीचर है। अब कैसे एरर है टीचर? देखिए, ऑल मतलब सभी का मतलब एक नहीं, एक से अधिक की बात हो रही है। तो ऑल द वुमेन, ये भी सही है, ऑल द वुमेन, यहां पर वुमेन का यूज हो रहा है एज एडजेक्टिव की तरह, किसके? टीचर को क्वालिफाई करने के लिए। तो ऑल द वुमेन टीचर ना होकर के यहां पर होने चाहिए ऑल द वुमेन टीचर्स। जैसे हम लोग बोलते हैं सभी लड़के, ऑल द बॉयज, ना कि ऑल द बॉय। सभी तेज लड़कियां, ऑल द इंटेलिजेंट गर्ल्स, ना कि ऑल द इंटेलिजेंट गर्ल, दे आर नॉट गर्ल्स। तो इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार से ऑल द वुमेन टीचर्स होने चाहिए यहाँ पर। ओके, एक और बात आती है यहाँ पर, दो वर्ड मीनिंग। एक आता है प्रिंसिपल,
PRINCIPAL, एक आती है प्रिंसिपल। इसको जान ले, ये सही है, मैं बता रहा हूं कि ताकि कभी ना कभी आए तो आपको समझ में आए। प्रिंसिपल, ये है PRINCIPAL और ये है PRINCIPLE, बस यहां पर थोड़ा सा अंतर है। यह है प्रिंसिपल और यह है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधान, ओके, और प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। टेक केयर ऑफ दैट, इसका भी आप लोग ध्यान रखें, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू द ग्रामर क्लास। अब हम लोग चलते हैं ग्रामर क्लास की, ओके। बट उससे पहले भी मैं कुछ कहना चाहूंगा आप लोगों से कि आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वेल। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊं, ओके। तो am I able to make you understand or not? You have to comment. क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा हूं? काइंडली आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई सुधार चाहिए तो भी आप बताएं, ओके। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ मैं आपको समझा पा रहा हूं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, लाइक द वीडियोस एंड ऑल्सो टच द बेल आइकॉन। तो आज की ग्रामर क्लास हम लोग शुरू करते हैं कलेक्टिव नाउन के साथ, ओके। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव, द वर्ड कलेक्टिव इज मेड ऑफ कलेक्शन, ओके। जो वर्ड कलेक्टिव है वो कलेक्शन से, कलेक्शन मतलब समूह से मिलकर बना है। कलेक्शन मतलब समूह, तो जो समूह को दर्शाए उसे हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। इट मींस समूहवाचक संज्ञा। व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या है वो समझेंगे। द नाउन मतलब कि वैसी संज्ञा विच डिनोट्स जो दर्शाती है ए ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब व्यक्तियों के ग्रुप को, व्यक्तियों के समूह को। वैसी संज्ञा, वैसा नाउन जो व्यक्तियों के समूह को दर्शाती है, या फिर, और मतलब या फिर अदर क्रिएचर्स, या फिर दूसरे क्रिएचर, दूसरे सजीवों के समूह को जो दर्शाए, ओके। द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, वैसा नाउन जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स मतलब व्यक्तियों के समूह को दर्शाए, ए ग्रुप ऑफ अदर क्रिएचर्स या दूसरे किसी सजीव के ग्रुप को दर्शाए, एंड और कलेक्शन ऑफ थिंग्स या फिर कलेक्शन ऑफ थिंग्स मतलब वस्तुओं के संग्रह को दर्शाए, वस्तुओं के कलेक्शन को दर्शाए। तो जो ग्रुप को दर्शाए, कलेक्शन को दर्शाए, वो कहलाएंगे कलेक्टिव नाउन। इट मींस जिससे किसी समूह का बोध हो वो कलेक्टिव नाउन हो गए, वो समूहवाचक संज्ञा हो। जैसे एग्जांपल में देखते हैं हम लोग क्राउड। क्राउड का मतलब होता है भीड़। अच्छा सुनिए, अगर कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है, मान लिया जाए कहीं पर कोई एक व्यक्ति को आपने खड़े देखा, तो क्या आप कहोगे कि वहां पर भीड़ खड़ी है? नहीं बोलते आप। कब बोलते हैं भीड़ खड़ी है? जब बहुत सारे लोग खड़े होते हैं तब आप कहते हो कि वहां भीड़ लगी है या वहां पर भीड़ खड़ी है। इट मींस क्राउड मतलब भीड़ या एक ग्रुप ऑफ पर्संस को दर्शाता है ना। इन द सेम वे पीपल दैट मींस लोग। अब अगर एक व्यक्ति खड़ा होता है तो आप नहीं कहोगे कि पीपल खड़ा। एक व्यक्ति के लिए मैन, पर्सन, ये सब यूज होगी, ठीक है। लेकिन पीपल मतलब लोग। लोग क्या है? पीपल क्या है? एक ग्रुप ऑफ पर्संस, व्यक्तियों के एक समूह है, ठीक है। द नेक्स्ट इज आर्मी। यस, आर्मी इज ए कलेक्टिव नाउन। हाँ, आर्मी जो है कलेक्टिव नाउन है। सोल्जर मतलब होता है सैनिक। अगर कोई एक सैनिक है तो हम उसको सोल्जर करते हैं, लेकिन आर्मी क्या है? तो सोल्जर्स की एक समूह है, एक टुकड़ी। एक टुकड़ी में कोई एक सैनिक नहीं होता है। तो आर्मी एक समूह को दर्शाता है, ओके। तो दैट्स व्हाई इट इज अ कलेक्टिव नाउन, इसलिए कलेक्टिव नाउन, ओके। क्रू क्या होते हैं? तो जहाज खेने वाले लोगों के जो समूह होते हैं, या बड़े बड़े जहाज में जो जहाज को चलाने वालों का जो एक समूह होता है, नाविकों का समूह जो होता है, उसे कहा जाता है क्रू, ओके। तो इट्स ए ग्रुप ऑफ पर्संस। ये ग्रुप ऑफ पर्संस है, इसलिए ये ग्रुप को दर्शा रहे हैं, ये कलेक्शन को दर्शा रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज द कलेक्टिव नाउन। इसी वजह से ये कलेक्टिव नाउन है।
ओके, एक और देखें, जैसे ज्यूरी। ज्यूरी का मतलब मैंने कल पिछले क्लास में भी आपको बताया था, ज्यूरी का मतलब होता है जजों का समूह। एक न्यायाधीश को हम लोग बोलते हैं जज, लेकिन ज्यूरी क्या होता है, जब कई न्यायाधीश एक समूह में हो तो उन्हें हम ज्यूरी कहते हैं। ओके, तो ये कलेक्टिव नाउन है। ओके, तो द नेक्स्ट इज, अगला देख लें कुछ और भी, जैसे बंच। बंच मतलब होते हैं गुच्छा, बंच ऑफ कीज मतलब चाबियों का गुच्छा। तो गुच्छा अगर चाबियों का है तो उसमें एक चाबी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो मतलब बहुत सारी चाबियां उसमें, वह एक क्या दर्शाएंगे, कलेक्शन ऑफ थिंग्स को दर्शाएंगे, मतलब वस्तुओं का वो क्या हो गया, कलेक्शन हो गया। बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूर का गुच्छा, तो उसमें एक अंगूर नहीं है, वो गुच्छा है, उसमें ढेर सारे अंगूर हैं। इट्स अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ये कलेक्शन ऑफ थिंग्स है। तो यहाँ पर एक समूह को दर्शाया जा रहा है, कलेक्शन को दर्शाया जा रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ कलेक्टिव नाउन। ऐसे और भी एग्जांपल हैं, जैसे क्रॉकरी, जितने भी बर्तन हैं सारे के समूह को हम लोग क्रॉकरी बोलते हैं। जैसे फर्नीचर, जितने भी लकड़ी के बने आइटम्स हैं, जैसे विंडो हो गया, डोर हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ठीक है, और सारी चीज जो कि वुडन है, लकड़ी के बने हैं, तो दैट इज कॉल्ड फर्नीचर, उसे सामूहिक रूप से लोग बोलते हैं फर्नीचर। ओके, जैसे टीम। टीम मतलब एक टीम जो होते हैं वो खिलाड़ियों का एक समूह होता है। जैसे क्लास, क्लास में टीचर, स्टूडेंट्स, इसके एक समूह को हम क्लास बोलेंगे। ओके, तो दीज ऑल आर द कलेक्टिव नाउन, ये सारे जो हैं वो कलेक्टिव नाउन। ओके, एक और चीज आप देखें, कहीं आपको ऐसा भी दिखता है, ए बंच ऑफ फ्लावर्स। ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स में दो नाउन आ रहे हैं। एक तो आ रहे हैं बंच, बंच मतलब गुच्छा, जैसा अभी बताया, इट्स अ कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन है, ये समूह को दर्शा रहा है। और फ्लावर, फ्लावर का मतलब हो गया कोई भी फ्लावर। फ्लावर का मतलब कोई एक पर्टिकुलर फ्लावर की तो बात हो नहीं रही है, फ्लावर का मतलब चाहे वो फ्लावर रोज का भी हो सकता है, मैरीगोल्ड का भी हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है, सनफ्लावर का भी हो सकता है। तो ए बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर करने का मतलब सभी फ्लावर्स की चर्चा हो गई, तो इट इज द कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन हो गए, एंड बंच इज द कलेक्टिव नाउन। इन द सेम वे हम लोग लिखते हैं ए टीम ऑफ प्लेयर्स। ए टीम ऑफ प्लेयर्स मतलब खिलाड़ियों का एक टीम, ठीक है। तो यहां पर टीम जो है, जैसा अभी बताया मैंने, टीम जो है एक ग्रुप को दर्शा रहा है, ग्रुप ऑफ पर्संस है, तो इट इज द कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन हुआ। एंड हियर प्लेयर्स, प्लेयर्स मतलब खिलाड़ी। अब खिलाड़ी का मतलब कोई भी खिलाड़ी हो सकता है, खिलाड़ी हम सचिन तेंदुलकर को भी बोलेंगे, हम महेंद्र सिंह धोनी को भी बोलेंगे, ओके, हम विश्वनाथन आनंद को भी बोलेंगे, लिएंडर पेस को भी हम खिलाड़ी ही बोलेंगे। सभी खिलाड़ी के श्रेणी में तो ये सारे आ जाएंगे। तो खिलाड़ी किसी एक को दर्शा नहीं रहा है, ये कॉमनली यूज हो रहा है, सबके लिए यूज होता है, सभी खिलाड़ियों के लिए हम प्लेयर यूज कर सकते हैं। तो प्लेयर इज अ कॉमन नाउन, ये हो जाएंगे कॉमन नाउन, जबकि टीम हो जाएंगे यहाँ पर कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे और भी हो सकते हैं, ए चैन ऑफ माउंटेन्स, है ना, तो और भी हैं। तो आप दो एग्जांपल से तो समझ ही गए होंगे। हियर बंच एंड टीम आर द कलेक्टिव नाउन, व्हाइल फ्लावर्स एंड प्लेयर्स आर द कॉमन नाउन। ओके, राइट इट डाउन। तो अब तक हम लोगों ने नाउन के दो काइंड्स में से एक काइंड को समाप्त किया, काउंटेबल, और इसके तीन प्रकार, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव हमने समाप्त किए। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन को, द सेकंड पार्ट ऑफ द नाउन, नाउन के सेकंड पार्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट इज द अनकाउंटेबल नाउन, क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन? अनकाउंटेबल मतलब जो काउंट के एबल नहीं हो, जो काउंट यानी गिना जाने के, एबल मतलब लायक नहीं हो, ठीक है। जो अनकाउंट हो, जो गिना जाने लायक ना हो, वो कहलाएगा अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, देखिए यही लिखा भी मैंने है, द नाउन मतलब कि वैसा नाउन, विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको गिना ना जा सके। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, वह नाउन जो गिना ना जा सके, इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। वैसा नाउन
जिसे गिना ना जा सके वह अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे कौन से ऐसे नाउन है जो अनकाउंटेबल है, जैसे एग्जांपल में आप लोग देखें, मिल्क। मिल्क मतलब जानते ही हो दूध है। तो दूध को हम लोग गिनते नहीं है, नापते या तौलते हैं, है ना। हम लोग कहते हैं 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 5 लीटर दूध। तो 1 2 3 5 हम लोग लीटर को गिन रहे हैं, दूध को नहीं गिन रहे हैं। हम लोग 1 दूध 2 दूध नहीं बोलते, हम लोग 1 लीटर दूध बोलते हैं, मतलब गिना जा रहा है लीटर, दूध नहीं, वो अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, आप कहते हो 1 गिलास पानी, 5 गिलास पानी, 4 गिलास पानी। तो 1 गिलास 4 गिलास आप गिलास गिन रहे हो, पानी नहीं गिन रहे हो। कभी आप ऐसा नहीं बोलते कि 1 पानी, 2 पानी या 5 पानी, ऐसा नहीं बोलते हम लोग। 1 गिलास पानी बोलते हैं, 1 लीटर पानी बोलते हैं, ठीक है जी, 1 गैलन पानी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो मिल्क हो गए, वाटर हो गए, ऑयल हो गए, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है, इन्हें गिने नहीं जाते हैं, नापे या तौले जाते हैं। ठीक है, राइस हो गया, व्हीट हो गया, शुगर हो गया, ठीक है जी, ये सारे भी अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि ये गिने नहीं जाते हैं, नापे या तौले जाते हैं। सम मोर एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लें। कुछ और एग्जांपल, जैसे कुछ ऐसे भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिसको गिने तो नहीं जाते, ना ही इनके जैसे नापे और तौले भी नहीं जाते। ओके, ये तो गिने नहीं जाते हैं लेकिन नापे और तौले जाते हैं। कुछ और भी अनकाउंटेबल हैं जो ना तो गिने जाते हैं ना ही नापे या तौले जाते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं कहता हूं सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी मतलब समझदारी। तो क्या आप किसी की समझदारी को गिन सकते हो कि मेरे पास 3 समझदारी है, उसके पास तो 2 ही समझदारी है? ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो समझदारी को हम लोग गिन नहीं सकते और ना ही से नाप तोल सकते हैं कि मेरे पास 2 किलो समझदारी है, उसके पास 1/2 किलो ही समझदारी है। इसे नापा तोला भी नहीं जा सकता। तो इसे ना तो गिन सकते हैं, ना नाप सकते हैं, ना ही तौल सकते हैं। चूंकि ये गिना नहीं जा सकता तो दैट्स व्हाई इट इज अनकाउंटेबल नाउन। ओके, लव मतलब प्यार, यस नहीं। तो आपकी माँ आपसे कितना लव करती है, कितना प्यार करती है आपको आपकी माँ, इसको कभी गिन सकते हैं? नहीं। या कभी किसी चीज में वेट कर सकते हैं, नाप सकते हैं या तोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, बस इसको हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ओके, ये एक ऐसा नाउन है जिसको हम लोग ना गिन सकते हैं, ना नाप सकते हैं, ना तोल सकते हैं। क्योंकि हम इसको गिन नहीं सकते हैं तो दैट्स व्हाई इट इज द अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे और भी कई नाउन हैं, जैसे काइंडनेस मतलब दया, ओके, सिंपथी मतलब सहानुभूति, जैसे ब्यूटी सुंदरता। इन चीजों को हम गिन नहीं सकते तो दैट्स व्हाई इट इज द अनकाउंटेबल नाउन। ओके, राइट नाउ now we are going to get about the first of uncountable noun। अब अनकाउंटेबल नाउन में पहला प्रकार मटेरियल नाउन के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। व्हाट इज दिस मटेरियल नाउन? क्या है ये मटेरियल नाउन? जाने। द नाउन मतलब कि वैसा नाउन which denotes जो दर्शाते हैं मटेरियल्स को। मटेरियल मतलब भौतिक होते हैं, मटेरियल मतलब भौतिक। तो वैसे नाउन जो मटेरियल्स को दर्शाते हैं मतलब भौतिक चीजों को दर्शाते हैं इज कॉल्ड मटेरियल्स नाउन, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मटेरियल कहने का मतलब भौतिक चीज कहने का मतलब सीधा सिंपल आप ये समझें कि जिसे हम गिन तो ना सके लेकिन नाप या तौल सके। ठीक है, वैसे नाउन जिसको हम गिन ना सके लेकिन नापा या तौला उसे जा सके, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, उसे मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे एग्जांपल में आप देख लें, आयरन। ओके, लोहे को हम गिन नहीं सकते लेकिन वजन तो करते हैं ना, उसको नापते तोलते हैं ना। ओके, जैसे कॉफी। कॉफी के वर्ड मीनिंग को आप लोग ध्यान दें बिकॉज इट इज आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। ओके, एसएससी में अक्सर ये पूछा गया है, तो टेक केयर, ध्यान दीजिएगा इसको। कॉफी, COFFE, कॉफी।
तो कॉफी को हम लोग गिन तो नहीं सकते, लेकिन नापते या तौलते हैं। जैसे शुगर हो गए, ठीक है, व्हीट हो गए, राइस हो गए, इन सब को हम लोग नाप और तौल तो सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। ओके, तो इन्हें गिना नहीं जाता, लेकिन नापा या तौला जाता है, तो दैट्स व्हाई इट इज द मटेरियल नाउन। कुछ और भी मटेरियल नाउन है, जैसे मिल्क हो गए, वाटर, ऑयल, सीमेंट, केरोसिन, पेट्रोल। तो ये सारे के सारे नापे जा सकते हैं या तौले जा सकते हैं, बट काउंट नहीं किए जा सकते हैं। तो जो नाउन गिना ना जा सके लेकिन नापा या तौला जा सके, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मटेरियल नाउन, उसे हम मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। देखिए, अभी मैंने बताया कि मटेरियल नाउन को हम लोग गिनते नहीं हैं, लेकिन नापा या तौला जाता है। कुछ ऐसे भी मटेरियल, अच्छा एक और बात इसमें ये बतानी है कि जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते, उन्हें हम प्लूरल में भी नहीं बदल सकते। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जिस नाउन की गिनती हम नहीं कर सकते, उसको हम प्लूरल में भी नहीं बदल सकते। प्लूरल में काउंटेबल नाउन ही बदला जाता है, अनकाउंटेबल नहीं। ठीक है, जैसे वाटर, वाटर मीन्स पानी, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर किसी ने बाई फोर्स इसको वाटर से वाटर्स कर दिया कि नहीं हम एस लगाएंगे ही लगाएंगे, प्लूरल बढ़ाएंगे ही बनाएंगे, तो क्या ये प्लूरल बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। जहां वाटर मतलब जल, पानी होगा, वही वाटर्स का मतलब हो जाता है ओशियन, समुद्र। इसका मतलब अभी भी ये सिमिलर ही है, ऐसा नहीं है कि अंत में एस लगाने के बाद वो प्लूरल हो गया। अंत में एस है, बट इट इज नॉट द प्लूरल, लेकिन ये प्लूरल नहीं है। इट हैज चेंज इट्स सेंस, इसने अपना सेंस चेंज कर लिया, इसके अर्थ बदल गए। वाटर मतलब जल, अनकाउंटेबल नाउन है, सिमिलर है, तो वाटर्स मतलब हो गए ओशियन, समुद्र, और ये अभी भी सिमिलर ही है। ओके, सम मोर, कुछ और भी हैं, जैसे कॉपर। कॉपर जो मेटल, कॉपर एक मेटल का नाम है, धातु है। तो कॉपर को अगर हम प्लूरल में बदल देते हैं, कॉपर्स, यानी कोशिश कर रहे हैं इसको कि एस लगाकर हमने इसको प्लूरल बदल दिया, बट इट इज नॉट द प्लूरल, लेकिन ये प्लूरल नहीं हुआ। हमें भले ये प्लूरल की तरह दिख रहा हो, हमारा भ्रम हो कि ये प्लूरल हो गया, बट इट इज नॉट, ये नहीं है प्लूरल, इट इज येट सिमिलर, अभी भी ये सिमिलर ही है। कॉपर का मतलब एक मेटल हुआ, धातु हो गया, लेकिन कॉपर्स का मतलब हो जाता है क्वाइन, मतलब सिक्का। ओके, आगे देखिए, सैंड, SAND, सैंड। सैंड का मतलब होता है बालू, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल हमेशा से सिमिलर होता है। अगर कोई इसको प्लूरल बदलने की कोशिश भी करेगा, SANDS, अगर वो चाहेगा कि हम S लिख करके प्लूरल बदल दें, तो भी ये प्लूरल नहीं बदले जाएंगे, अर्थ बदल जाएगा, लेकिन रह जाएगा सिमिलर ही। जहां सैंड का मतलब बालू होता है, वहीं सैंड्स का मतलब होता है डिजर्ट, यानी रेगिस्तान। ओके, तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल दिस, इन सबको हम लोग ध्यान में रखते हैं। एक और आता है एग्जांपल, वुड। वुड मतलब लकड़ी, और इसके अंत में अगर एस लगा दें, वुड्स कर दें, तो वुड्स का मतलब हो जाता है फॉरेस्ट, यानी जंगल। ओके, इट्स चेंज इट्स सेंस, इसने अपने सेंस को चेंज कर दिया, ये प्लूरल नहीं बनता। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि मटेरियल नाउन जो कि अनकाउंटेबल है, एंड द अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी प्लूरल नहीं बदला जा सकता। ओके, नाउ द सेकंड काइंड ऑफ अनकाउंटेबल नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का जो दूसरा प्रकार है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जाने कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। द नाउन मतलब कि वैसा नाउन विच डिनोट्स, जो दर्शाता है क्वालिटी, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता को, कंडीशन स्थिति को,
और या फिर एक्शन मतलब कार्य को। वैसे नाउन जो क्वालिटी को यानी गुणवत्ता को, कंडीशन यानी कि स्थिति को, और एक्शन यानी कार्य को दर्शाए, ऐसे नाउन को बोला जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, इसका मतलब भाववाचक संज्ञा। अब यहां पर एक बात ये भी जान जाए कि वैसे नाउन जिनको ना हम गिन पाए, ना ही नाप तौल पाए, और ना ही उसको हम मतलब ना तो हम गिन पाए, ना ही उसको नाप या तौल पाए, तो दैट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वह होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भाववाचक संज्ञा है जिन्हें सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ओके, इनको नापा तौला या गिना नहीं जाता। अब यहां पर जानिए कि ये क्वालिटी, कंडीशन और अगर एक्शन को दर्शाते हैं तो इसके एग्जाम्पल कैसे होंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्वालिटी का एग्जाम्पल। वैसा नाउन जो क्वालिटी को दर्शाता है, क्वालिटी मतलब किसी भी चीज की क्वालिटी हो सकती है, व्यक्ति की भी क्वालिटी हो सकती है। जैसे विजडम, बुद्धिमत्ता, ये किसी व्यक्ति की क्वालिटी है। ओके, तो ये क्वालिटी को दर्शाने वाला नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। विजडम मतलब किसी की बुद्धिमत्ता को ना हम गिन सकते हैं और ना ही नाप और तौल सकते हैं। तो वैसे नाउन जो नापे भी नहीं, जो ना गिने जाए, ना ही नापे या तौले जाए, तो दैट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो आएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। जैसे ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, या फिर किसी व्यक्ति की क्वालिटी है और इसको ना गिन सकते हैं, ना नाप सकते हैं, ना तौल सकते हैं, तो इट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भी कौन सा नाउन होगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाइक प्राइड, ब्यूटी, ओके, ब्रेवरी, करेज, ये सारे क्या हैं? ये सारे व्यक्ति की क्वालिटी है। तो जो क्वालिटी को दर्शाए वैसे नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। इन सबको ना हम गिन सकते हैं, ना ही नाप और तौल सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस वजह से अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। ओके, द नाउन व्हिच डिनोट्स कंडीशन, वो नाउन जो कि कंडीशन को शो करे, स्थिति को दर्शाए, वो भी क्या होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे पोवर्टी, पोवर्टी दैट मीन्स गरीबी। गरीबी अवस्था है। ओके, गरीबी एक कंडीशन है, एक स्थिति है। ओके, जैसे आप कहेंगे इलनेस, ये क्या है? ये कंडीशन है। तो इलनेस और पोवर्टी को भी हम लोग गिन नहीं सकते और ना ही नाप या तौल सकते हैं, इसे बस फील किया जाता है। जैसे और भी जानिए, द नाउन विच डिनोट्स, वैसा नाउन जो दर्शाए इसको एक्शन, एक्शन को मतलब कार्य को। ओके, तो एक्शन के लिए आप एक एग्जांपल लिखेंगे मूवमेंट, ये एक्शन को शो कर रहा है और इसको भी नापा तौला नहीं जाता है और ना ही गिना जाता है। तो वैसे नाउन जिसको हम नाप तौल नहीं सके, ना ही गिन सके, वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको बस हम फील करते हैं। जैसे लव, प्यार। आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती है, इसको आप नाप तोल नहीं सकते हैं, ना ही आप इसको गिन सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। ओके, सिंपैथी, सहानुभूति। आपके फादर आपसे कितना सहानुभूति रखते हैं, इसको आप नाप तोल नहीं सकते, ना ही गिन सकते हैं, बस आप इसको फील करते हो कि हमारे जो फादर है हमारे से बहुत सिंपैथी रखते हैं। तो ये सिर्फ आप फील कर सकते हो, इसलिए इसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखते हैं। ओके, तो फिर से थोड़ा एक बात और भी सुन लिया कि वैसे नाउन जो गिने जाएंगे वो तो काउंटेबल हो गए, लेकिन वैसे नाउन जो ना गिने जाए वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल में वो या तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे या फिर वो मैटेरियल नाउन होंगे। अगर नाउन गिना नहीं जाता है लेकिन नापा या तौला जाता है तो वो मटेरियल है। लेकिन अगर नाउन ना तो गिना जाता है और ना ही नापा या तौला जाता है तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके,
तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लासेस में आपको सारी चीज समझ में आए होंगे। अगली क्लास में मैं आपको कुछ वर्क दूंगा, कुछ सेंटेंसेस दूंगा, एक दो एग्जांपल समझाऊंगा और कुछ वर्क दूंगा जिसे आप करके हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करें। ओके, टिल देन गुड बाय।